Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन IAS PT 365 फॉर द ईयर 2021 जो कि सोशल इश्यूज के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए इसका पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से जो कहता है ट्रांसजेंडर्स। इसकी मेन हेडिंग है और इसके अंदर पहला जो सब टॉपिक है वो कहता है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। क्या है ये जानते हैं, ये न्यूज़ में क्यों रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए सेंटर ने रिसेंटली बनाई है एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए और ये आपकी किसके अंदर बनाई गई है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंदर बनाई गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ इस चार्ट के थ्रू थोड़ा और क्लियरली समझते हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में क्या क्या रहेगा। देखिए चेयरमैन इसके रहेंगे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, साथ में वाइस चेयरमैन इसके रहेंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस। उसके साथ और नीचे आ जाए तो मेंबर्स और जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से रहेंगे वो हेल्थ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, माइनॉरिटी अफेयर्स की, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर और लॉ मिनिस्ट्रीज से रहेंगे। साथ में कुछ मेंबर्स डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन से, नीति आयोग से, NHRC से मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से और NCW वगैरह से। उसके बाद यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे करीब 5 स्टेट्स के या फिर यूनियन टेरिटरीज के और ये रोटेशनल बेसिस पे हुआ करेंगे। और आखिरी में 5 मेंबर्स होंगे कम्युनिटी के और 5 मेंबर्स होंगे एक्सपर्ट्स के जो कि आपके NGO से रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात जानते हैं कुछ काउंसिल के बारे में। देखिए इसका टर्म क्या होगा, कितने वक्त के लिए काउंसिल रहेगी, समझिए यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे इस काउंसिल के अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि जो इस पोस्ट पे होगा वो इसका मेंबर अपने आप बन जाएगा, है ना। जो भी XYZ मान लीजिए पोस्ट पे होगा तो इसका मेंबर अपने आप बन जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो यहाँ पे चेयरमैन हो जाते हैं ना राज्यसभा के। तो ऐसे ही जो भी इस पोस्ट पे होगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। इसी तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर जो भी मान लीजिए किसी पोस्ट पे है वो ऑटोमेटिकली जो कि बन रहे हैं इसके मेंबर। ठीक है, अब इनको छोड़ के अदर देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इनको छोड़ के बाकी सारे जो मेंबर्स होंगे वो उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो 3 सालों तक के लिए होगा। क्लियर है। उसके बाद मेन फंक्शंस क्या होंगे इसके, शॉर्ट फॉर्म इसका NCTP है ना, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो NCTP के जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, सबसे पहले कि ये एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों एडवाइस करेगी, उनकी पॉलिसीज को लेके, प्रोग्राम्स को लेके, लेजिस्लेशन को लेके, प्रोजेक्ट्स को लेके, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन। जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन के रिस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे पॉलिसीज हैं, जो भी लॉ लाने की बात है, जो भी प्रोजेक्ट की बात है, सबको लेके, प्रोग्राम वगैरह सबके लेके यहाँ पे एडवाइस करेगी। क्लियर है, ये क्या करेगी, ये काम करेगी। दूसरा काम क्या करेगी, ये मॉनिटर करेगी, इवैल्यूएट करेगी कि ये जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं या प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं इनका क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा इन ट्रांसजेंडर पर्सन्स पे। ठीक है, कि भैया यहाँ पे जो इक्वालिटी लाने की बात कर रहे हैं, फुल पार्टिसिपेशन हो रहा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स का, नहीं हो रहा है, क्या इम्पैक्ट आगे पड़ेगा, इनके लाइफ पे क्या पड़ेगा, सब कुछ ये मॉनिटर करेगी। तीसरी बात कि रिव्यू करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल के काम करेगी, देखेगी क्या काम कर रहे हैं, रिव्यू करती रहेगी उसको, उनके साथ मिलके करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। समझे। चौथी बात कि रिड्रेसिंग ग्रीवियंसेस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। अब जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके जो भी दुख दर्द हैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी, साथ में ऐसे दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करेगी जैसा कि सेंटर बोलेगी इसको करने के लिए। उसके साथ ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा करी गई है, इस्टेब्लिश करी गई है प्यारे बच्चों सेंटर के द्वारा अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये एक्ट क्या करता है, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। राइट टू सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, वेलफेयर मेजर्स सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। कोई अगर ऑफेंस होता है या पेनल्टी प्रोविजंस इसके अंदर सब कुछ दी हुई हैं इस एक्ट के अंदर और काफ़ी और भी चीज़ें। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ बात आती है कुछ ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात समझ लेते हैं। देखिए इस एक्ट के हिसाब से एक ट्रांसजेंडर ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जिसका जेंडर मैच नहीं करता उस जेंडर से जो कि उसको असाइन करा है एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन्स बर्थ।
मतलब समझे कि इस एक्ट के हिसाब से ट्रांसजेंडर एक ऐसा इंसान हो जाएगा जिसका जेंडर मैच नहीं करता हो उस जेंडर से जो उसे उसकी बर्थ के टाइम पे, जब वो पैदा हुआ उसके टाइम पे उसको असाइन करा गया। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें आपका ट्रांसमैन आते हैं या ट्रांस विमेन हो सकती हैं, पर्सन्स विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, साथ में जेंडर क्वीर्स हो गए, आपके पर्सन्स इनके सोशियो कल्चर आइडेंटिटी, जैसे कि आपका किन्नर कहते हैं, हिजरा कम्युनिटी हिंजरा कहते हैं, अरावनी कहते हैं, जोगता कहते हैं, ये सारा का सारा जो है वो ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन के अंदर आता है इस एक्ट के हिसाब से। अब देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से ट्रांसजेंडर की जो पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर है वो 4.9 लाख है। ठीक है, 4.9 लाख है। और जो हाईएस्ट प्रपोर्शन है, करीब मान के चलो 28% का, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। उसके बाद जो है वो हमें आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, फिर महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार, फिर आता है मध्य प्रदेश और आखिरी में वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे कि जो अगर हम बात करें कि कोई दूसरी प्रोविजंस के बारे में, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 की, तो वो ये है कि एक्ट का एम मालूम है क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे जो भी राइट्स होते हैं, जो हक होते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन्स की, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। कैसे? कि उनको यहाँ पे रिकॉग्निशन देके उनको, उनके लिए कुछ वेलफेयर प्रोविजन इसके अंदर डाली जाए कि उनका भला हो सके। दूसरी बात कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, क्या है ये? सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन। मतलब एक ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो एप्लीकेशन को डाल सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि भैया कि हमको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी चाहिए। और इसमें क्या होगा कि उसका जो जेंडर होगा, उसका जेंडर जो लिखा होगा वो ट्रांसजेंडर लिखा होगा। क्लियर हो गई बात इस पे? अब जो रिवाइज सर्टिफिकेट है, इसे आप ले सकते हो ओनली इफ द इंडिविजुअल अंडरगोज सर्जरी। अब जो रिवाइज सर्टिफिकेट जानते हैं कैसे मिल सकता है? रिवाइज सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब जो बंदा है वो यहाँ पे, जो ट्रांसजेंडर जो बंदा है वो सर्जरी से होके गुजरे टू चेंज देयर जेंडर ईदर एज अ मेल और अ फीमेल। अब ऐसे मान लो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी पा लिया ट्रांसजेंडर के तौर पे। अब इसके बाद अगर आपको रिवाइज सर्टिफिकेट फिर से चाहिए तो आपको क्या होना करना पड़ेगा? इसके लिए ट्रांसजेंडर पर्सन को इसको एक सर्जरी करवानी पड़ेगी और वो इंडिकेट करेगी भाई चेंज इसका जो भी उसने जेंडर में चेंज करवाया हो, इधर एज अ मेल और अ फीमेल, जो भी सर्जरी करवाता है ये, उसके बाद फिर ये इसको एक रिवाइज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट। वेलफेयर मेजर्स बाय द गवर्नमेंट क्या है? देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ कदम उठाए गए हैं इनके रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए कि भैया यहाँ से मान ली कहीं पे इनको दिक्कत हो रही है तो वहाँ से उठा के इनको कहीं जगह कहीं और जगह रीसेटल करना, वोकेशनल ट्रेनिंग करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या इनके लिए स्कीम्स वगैरह कुछ ऐसी बनाना जो ट्रांसजेंडर सर्विसेज हो। साथ में इनका पार्टिसिपेशन कल्चरल एक्टिविटीज़ में कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हर चीज़ में यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ऑफेंसेस और पेनल्टीज की बात करें क्या लग सकता है, तो पेनल्टीज अगर आप कोई ऑफेंस करते हो अलग अलग हो सकती है, आपके 6 महीने से लेके 2 साल तक की हो सकती है। साथ में फाइन भी आप पे लग सकता है अगर कोई ऑफेंस होता है इनके खिलाफ में। देखिए अगर कैसे कि मान लीजिए फोर्स या बॉन्डेड लेबर, जिसमें मतलब कोई बंधुआ मजदूर इनको बना दिया गया, जबरदस्ती इनसे काम कराया जा रहा है, एक्सक्लूडिंग कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, ये अलग की बात है कि कंपलसरी कोई सरकारी नौकरी है जनता के लिए तो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। बाकी फोर्स या बॉन्डेड लेबर अगर आप इनसे करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पेनल्टी के दायरे में आप आ सकते हैं। उसके बाद डिनायल ऑफ यूज़ ऑफ पब्लिक प्लेसेस, अगर कोई पब्लिक प्लेस है और ये अंदर आते हैं और इसको मना कर दिया जाता है इनको इस प्लेस को यूज़ करने से, तो भी एक ऑफेंस है, पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद रिमूवल फ्रॉम हाउस होल्ड एंड विलेज, अगर इनको यहाँ से घर से या फिर गाँव वगैरह से निकाल लिया जाता है तो फिर भी पेनल्टी के अंदर ये आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल या इकोनॉमिक अब्यूज़, किसी भी तरह से आप इनको अगर परेशान कर रहे हैं तो भी इसके अंदर आएगा। साथ में अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो बच्चों सरकार यहाँ पे कुछ कदम उठाएगी ताकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दे जा सके ट्रांसजेंडर पर्सन को, जिसमें आपका ये होगा कि इंक्लूडिंग सेपरेट HIV सर्विलांस सेंटर होगा इनके लिए, सेक्स रीअसेसमेंट सर्जरीज वगैरह सब कुछ। साथ में सरकार देखेगी क्या चल रहा है, मेडिकल करिकुलम कैसा है, कैसे हेल्थ इश्यूज ट्रांसजेंडर के डील करे जा रहे हैं ऐसे पर्सनस के, और साथ में एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी इनके लिए दी जाएगी। ठीक है, इनको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करा जाएगा।
ये कुछ अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे समझिए कुछ दूसरी प्रोविजंस भी हैं। यहाँ पे अदर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, पर इससे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं एक्ट प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रीटमेंट। अगर देखिए यहाँ जो एक्ट है ये रोकता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, कि मतलब सर्विस देने से मना नहीं कर सकते, इनको कोई इनके साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, इनके एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इनके हेल्थ केयर के अंदर, या कोई गुड्स वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो कि पब्लिक को अवेलेबल है, और इससे आप मना इनको नहीं कर सकते। राइट टू मूवमेंट, इधर से उधर मत जाओ, इस बात पे रोक नहीं लगा सकते। राइट टू रिसाइड, रेंट मतलब कहीं कहीं रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप इनको मना नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी टू होल्ड पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस, तो ये पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस को भी होल्ड कर सकते हैं, ये भी आप मना नहीं कर सकते। साथ में एक्सेस टू गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में इन हुज केयर और कस्टडी और ट्रांसजेंडर पर्सन इज, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस एक्ट के अंदर दी गई हैं। खैर आगे बात आपको करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया अदर प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ दूसरी प्रोविजंस के बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा एक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड अंडर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है आर्टिकल नंबर 14, 15, जो हमारा 19 है और 21 है, समझे ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, फिर राइट टू स्पीच, और उसके बाद ये लिबर्टी ऑफ लाइफ, तो इसके अंदर इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद दूसरी बात ये कि नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये पोर्टल क्या काम करेगा, यहाँ पे आई कार्ड्स देगा ट्रांसजेंडर को, और इसमें कोई फिजिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, इसमें कोई भी ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इनको आई कार्ड ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। तीसरा है गरिमा गृह, क्या है गरिमा गृह, ये शेल्टर होम है, ताकि यहाँ पे शेल्टर दिया जा सके, रह सके वहाँ पे ये ट्रांसजेंडर पर्सन, वहाँ आराम से रहें। इसमें बेसिक एमिनिटीज़ इनको मिलेगी, जैसे कि खाना वगैरह हो गया, मेडिकल केयर हो गई, सपोर्ट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये सारी अच्छी बातें। उसके बाद यहाँ पे आता है खुदोल, खुदोल मतलब यहाँ पे गिफ्ट इनिशिएटिव, मणिपुर के अंदर जो है ये एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है ऑफ या ऑल एन इम्फाल बेस्ड एनजीओ का, जिसने क्रिएट करा है इंडिया का ऐसा पहला ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम। और आखिरी में बात यह है केरला पहली ऐसी स्टेट बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर पॉलिसी को बनाया था सन 2015 में। इतनी बात समझ में आई, कुछ अच्छी बात है इनको लेके। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स यहाँ पे देख लीजिए। नालसा जजमेंट 2014 का था, उसके अंदर देखिए इन्होंने थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज कर रखा था एज अ ट्रांसजेंडर। उसमें एक्नॉलेज करा था कि राइट है बंदे को चूज करने का एक इंसान की जेंडर को, आइडेंटिटी को, जेंडर आइडेंटिटी को अंडर आर्टिकल नंबर 21, कि भैया हमारे पास लिबर्टी है अपनी लाइफ की, हम चूज कर सकते हैं हमारा क्या जेंडर है। उसके बाद तीसरी बात डायरेक्ट करा था स्टेट को कि आप रिजर्वेशन दीजिए पब्लिक एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में अंडर ओबीसी, साथ में मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर इनको रखिए। उसके बाद स्टेट को ये भी डायरेक्ट करा था कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए, जैसे HIV सेरो सर्विलांस को लेके फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। और इसी जजमेंट में इन्होंने कहा था अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज इनको दी जाए। साथ में स्टेट को ये भी डायरेक्ट करा था कि आप यहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीम्स लेकर आइए जो पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करें ऐसे पर्सन्स का। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा कि ऐसी डीक्रिमिनलाइजेस होमोसेक्सुअलिटी। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था 2018 में बाय पार्शली स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन नंबर 377 ऑफ IPC। ठीक है, पार्शली इन्होंने स्ट्राइक डाउन करके 377 जो सेक्शन है IPC का। क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ हमने ये तो सारा कुछ कर लिया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कहता है यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 के बारे में। क्या है टॉपिक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020। अब देखिए सबसे पहले ये कि न्यूज़ में क्यों नहीं, पहले ये जानते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यहाँ पे फ्रेम करे ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020। किस मिनिस्ट्री ने करे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। अब इन रूल्स के बारे में कुछ बात जानते हैं। देखिए रूल्स इशू करे गए हैं अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 जो है उसके ही अंदर इन रूल्स को यहाँ पे इशू करा गया है। और कुछ फीचर्स अगर मैं इन रूल्स के बता दूं तो पहला फीचर तो ये है बच्चों कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, DM होंगे, ये सर्टिफाई करेंगे जेंडर किसी इंसान का बेस्ड होगा ऑन द एफिडेविट बाय अ एप्लीकेंट विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर समझिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल सर्टिफाई द जेंडर ऑफ अ पर्सन बेस्ड
बेस्ड ऑन एन एफिडेविट बाय अ एप्लीकेंट विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई बंदा है, उसने यहाँ पे एक एफिडेविट जो है लगाया है ना, एप्लीकेंट जो एप्लीकेंट है उसने यहाँ पे एफिडेविट लगाया, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो सर्टिफाई कर देंगे जेंडर उस इंसान का, और इसमें कोई भी वो मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन उसका नहीं करेंगे। दूसरी बात कि स्टेट की जो गवर्नमेंट होंगी, राज्य की सरकारें यहाँ पे जो है बनाएंगी एक वेलफेयर बोर्ड्स बनाएंगी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाए जाएंगे, ताकि इनके जो राइट्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें, साथ में उनको स्कीम्स का लाभ मिल सके, उसके साथ में इनको वेलफेयर मेजर्स जो कि सेंटर जो है फ्रेम करता है उसका भी लाभ मिल सके। समझे? तीसरी बात ये है कि भाई इसके अंदर रूल्स कहते हैं कि भाई रिव्यू हो सारे एग्जिस्टिंग एजुकेशनल, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स वगैरह का, ठीक, ताकि इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी अब इंक्लूड करा जाने लग जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे राज्य की सरकारें मतलब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कहता है कि ये कुछ कदम उठाइए ताकि कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ में किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, या प्राइवेट या पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अंडर द परव्यू। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद ये कहता है कि ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए कि सेपरेट वार्ड वगैरह बनाना हॉस्पिटल्स में, या वॉशरूम्स वगैरह बनाना, है ना, इसे सब कुछ करना होगा विद इन 2 years ऑफ द रूल्स बीइंग नोटिफाइड। जब से ये रूल्स निकलेंगे तब से लेके 2 सालों के भीतर ये काम इनको करना होगा। और आखिरी में स्टेट की गवर्नमेंट जो है इन्हें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाना होगा, जो मॉनिटर करेगा केसेस ऑफेंसेस अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन। अगर मान लीजिए कोई गलती करी है, ट्रांसजेंडर पर्सन के खिलाफ कोई ऑफेंस है, तो इसके लिए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ जान लेते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, IWEI के बारे में। क्या है समझते हैं। देखिए, इंडिया का ये ऐसा पहला कॉम्प्रहेंसिव बेंचमार्किंग टूल है। ये किसके लिए है पहले समझिए। ये एम्प्लॉयर्स के लिए है, जो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि इनकी कितनी प्रोग्रेस हुई है LGBT कम्युनिटी को अपनी वर्क प्लेस में इंक्लूड करने के लिए। LGBT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स मेजर करेंगे कि इस कम्युनिटी को कितना जो है इन्होंने अपनी वर्क प्लेस में इंक्लूड करा है, काम मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया है। इंडेक्स को बनाया गया है बाय केशव सूरी फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें जो पार्टनरशिप रही है वो प्राइड सर्किल, स्टोन वॉल UK और साथ में FICCI की रही है। अब देखिए, इंडेक्स जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ स्टोन वॉल वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स, जिसे इसको जो है ये स्टोन वॉल वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया था 2005 में। क्लियर है। इंडेक्स मेजर करता है यहाँ पे कुछ 9 तरह के एरियाज को, जैसे कि पॉलिसी एंड बेनिफिट्स को, साथ में एम्प्लॉय की लाइफ साइकिल को, फिर एम्प्लॉय का नेटवर्क ग्रुप को, साथ में एलीज एंड रोल मॉडल्स को भी, साथ में सीनियर लीडरशिप क्या रहेगी, मॉनिटरिंग कैसी होगी, प्रिक्योरमेंट वगैरह को, कम्युनिटी इंगेजमेंट को, और साथ में एडिशनल वर्क को। तो ये हमने कुछ बात कर ली पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल 2020 के पूरी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कहता है कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मतलब RPWD एक्ट 2016 के बारे में अब हम कुछ जानते हैं। तो अचानक ये न्यूज़ में कहाँ से आ गया, पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, सरकार ने यहाँ पे रिसेंटली देख रही है टू अमेंड पार्ट्स ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। मतलब सरकार चाह रही है कि कुछ पार्ट इस एक्ट का जो है वो अमेंड करा जाए, उसके अंदर चेंज लाया जाए। अब यहाँ पे देखिए कुछ, अगर हम बात करें कि न्यूज़ के बारे में और बातें करते हैं, तो देखिए, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो ये मूव है, जो ये कदम उठाना चाह रही है सरकार, इसका एम ये है कि हम यहाँ पे जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उसे डीक्रिमिनलाइज कर दें फॉर इम्प्रूविंग बिजनेस सेंटिमेंट एंड अनक्लॉगिंग कोल्ड प्रोसेस। भाई, इससे यहाँ पे जो कोल्ड प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, बिजनेस सेंटिमेंट भी और इम्प्रूव हो जाएंगे। क्या करके? माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करके। इससे क्या होगा, जो रिस्क है, इट विल एलिवेट द रिस्क ऑफ इम्प्रिजमेंट for actions which do not necessarily have mala fight intent।
अब देखिए, इससे क्या होने वाला है कि जो भी यहाँ पे रिस्क होता है, जेल वगैरह हो जाती है लोगों को अपने काम किसी ऐसे ऑफेंस की वजह से, तो ये चीज़ थोड़ी सीवियरिटी इसकी कम हो जाएगी, ये दिक्कत नहीं होगी। जिसका मतलब मान लीजिए कि किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस करा जिसका बैड फेथ नहीं है, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन उसका नहीं था कुछ ऐसा करने का, लेकिन यहाँ पे उससे कुछ ऑफेंस हो गया है, कुछ बहुत गलत इसका सोशल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर हम इसको डीक्रिमिनलाइज कर देंगे माइनर ऑफेंसेस को, तो यहाँ पे ये चांसेस इसके इम्प्रिजमेंट वगैरह के जो है वो कम हो जाएँगे। अब यहाँ पे माइनर ऑफेंसेस का मतलब जानते हैं क्या होता है? ऐसे ऑफेंसेस जिनको क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं लिया गया हो। ऐसा मतलब कि कोई सोशली डेंजर चीज़ें नहीं करी गई हों, तो ये माइनर ऑफेंसेस के अंदर आता है। इसीलिए इसको डिक्रिमिनलाइज़ करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन लीगल प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग फॉर रेज़ोल्यूशन इन द कोर्ट हर्ट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। अब होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे छोटे-छोटे ऑफेंसेस के लिए आदमी बंदा कोर्ट में चला जाता है। अब इससे क्या हो जाता है कि चलो कोर्ट में चला गया, अब वहाँ पे कोर्ट में केस पेंडिंग है, यहाँ पे बिज़नेस जो होना है वो अब लटका पड़ा हुआ है। तो इन सब से कुछ चीज़ें क्यों राहत मिल जाएँगी। हालाँकि एक्टिविस्ट ने अपोज़ करा है इस अमेंडमेंट को ये कह के कि इससे जो पूरा ही इफेक्टिवनेस है इस एक्ट का 2016 वाले इस एक्ट का आरपीडब्ल्यू एक्ट का, ये बिल्कुल इसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी सारी इफेक्टिवनेस। तो ये चीज़ हम नहीं करने देंगे, ऐसा कुछ एक्टिविस्ट ने बात बोली है। चलिए बात इतनी हमने कर ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ बातें जानेंगे यही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में। तो जानते हैं क्या है क्या नहीं है? देखो, ये रिप्लेस करता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को। ठीक है, उसकी जगह पे ये आ गया था आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 का। एक्ट क्या करता है? फुलफिल करता है ऑब्लिगेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, जिसे इंडिया ने साइन कर रखा है। उसकी जो भी ऑब्लिगेशंस है, ये एक्ट उस हिसाब से ही बनाया गया है। साथ में ये एक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो सरकार है वहाँ पे, जो उस समय रूलिंग पार्टी है, वो यहाँ पे इंश्योर करे कि जो आपके पीडब्ल्यूडी लोग होते हैं, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं, कैंडिडेट्स क्या मतलब जो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको कहते हैं पीडब्ल्यूडी, ये अपनी इक्वालिटी का राइट एंजॉय करें, इनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, लाइफ विद डिग्निटी, है ना, इज्जत से जिए, और रिस्पेक्ट करा जाए इनको, अपनी इंटीग्रिटी के लिए इक्वली एक जैसा ही सबके जैसा माना जाए। साथ में ये करीब 21 तरह की 21 तरह की डिसेबिलिटीज को अपने अंदर इंक्लूड करता है, और राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन मतलब 21 तरह को यहाँ पे इंक्लूड करता है। सेंटर के पास ये भी पावर होती है कि डिसेबिलिटीज की मात्रा इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, मतलब और तरह की डिसेबिलिटीज में इसमें 21 के बाद भी और डिसेबिलिटीज को ऐड कर सकती है। ये पावर सेंटर के हाथ में होती है। क्लियर है? साथ में पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर डिफाइंड एज, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो पर्सन्स होते हैं, ये मालूम है कौन होते हैं? इनको डिफाइन करा जाता है एज दोज सर्टिफाइड टू हैव एटलीस्ट 40% ऑफ द डिसेबिलिटीज मेंशन इन द एक्ट। मतलब इस एक्ट के जो मेंशन है उसमें करीब 40% तक की डिसेबिलिटी अगर है तो ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंदर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और हर एक बच्चा जिसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से गुजर मतलब से पीड़ित है, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 एंड 18 ईयर्स, इसके पास राइट होगा फ्री एजुकेशन का। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? साथ में देखिए, अब इसने यहाँ पे इट हैज नाउ ब्रॉट प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विद इज एम्बिट। अब इसने प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने दायरे में ले लिया है। दो इट डज नॉट रिक्वायर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट टू मैंडेटरली अपॉइंट पीडब्ल्यूडी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती है प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट से, प्राइवेट एंटरप्राइज से, कि आप पीडब्ल्यूडी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको अपने यहाँ अपॉइंट करो ही करो। बट यहाँ पे कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर लगाए गए हैं इस एक्ट के तहत। साथ में ये एक्ट राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, राइट टू लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है ना, जो भी रिजर्वेशन है सरकार के ऑफिस के अंदर वो भी, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो भी रिजर्वेशन है सब कुछ ये प्रोवाइड करता है। साथ में पेनाल्टी और इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है अगर कोई पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंसेस होते हैं, कोई भी गलत काम होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स को यहाँ पे डेजिग्नेट करा जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि उन केसेस को हैंडल करेंगी अगर मान लीजिए कोई भी पीडब्ल्यूडीज जो हैं उनके किसी भी राइट्स का हनन होता है या कुछ मतलब वायलेशन होता है। तो साथ में ब्रॉड बेस्ड सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स ऑन डिसेबिलिटीज को भी यहाँ पे सेटअप करा जाएगा, और ये एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी का काम करेगा सेंटर और स्टेट लेवल पे।
और बाद में यहाँ पे नेशनल और स्टेट फंड भी यहाँ पे बनाया जाएगा ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए पर्सन्स को विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं। ठीक है, आखिरी में कि मजबूत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री का एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जो भाई सुगम्य भारत अभियान को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ज़ोर डाला जा रहा है, ताकि यहाँ पे जो एक्सेसिबिलिटी हो पब्लिक बिल्डिंग्स की, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, है ना, और ये फटाफट से हो, एक टाइम फ्रेम में सारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा इधर देख लीजिए यहाँ पे कि यूएन की गाइडलाइन क्या है ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीडब्ल्यूडीज। तो फर्स्ट एवर गाइडलाइंस जिसका एम ये था कि पीडब्ल्यूडीज के को जो थोड़ा इजी करें, इनको इनको जस्टिस सिस्टम आसानी से मिल सके पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए कुछ 10 प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ देखिए कि नो वन शैल बी डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी। किसी को आप न्याय देने से मना नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो डिसेबल है। दूसरी बात ये कि फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो है वो ये हर तरफ से हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं, इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए इनको जस्टिस का। तीसरी बात, राइट टू अप्रोप्रिएट प्रोसीजनल अकोमोडेशन, साथ में राइट टू एक्सेस लीगल नोटिसेस एंड इन्फॉर्मेशन इन द टाइमली एंड एक्सेसिबल मैनर। और उसके बाद इनको सारे सब्सटेंसिव और प्रोसीजनल सेफगार्ड्स भी दिए जाएं जो कि आपको इंटरनेशनल लॉ ऑन में दिए गए हैं, और ये इक्वल बेसिस पे दिया जाए जैसे कि दूसरों को मिलते हैं। उसके बाद राइट टू फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए, राइट टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद राइट टू रिपोर्ट कंप्लेंट्स एंड इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स, जैसे आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, क्राइम्स को लेके जो भी हैं। उसके बाद इफेक्टिव और रोबस्ट मॉनिटरिंग की मैकेनिज्म दिया जाए जिससे यहाँ पे जस्टिस का जो भी जो है सपोर्ट करा जाए, जस्टिस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और आखिरी में अवेयरनेस, मतलब यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह और बढ़ाए जाएं उन लोगों के लिए जो कि जस्टिस सिस्टम एड्रेसिंग में काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ इसके अंदर गाइडलाइंस है। और उसके बाद आखिरी में इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात आपको बताना चाहूंगी। देखो भाई, थोड़ा सा बड़ा है, समझते हैं यहाँ पे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये क्या है, ये यहाँ पे फोर्स में आया था बच्चों 2008 में। ये एक पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन राइट ट्रीटी है इस 21वीं शताब्दी का, और ये पहला ऐसा लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन दिया गया है ऐसे पर्सन्स को जो डिसेबल हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है इसमें ये आता है रिस्पेक्ट फॉर इनहेरिटेंट डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ में इनको इंक्लूड करिए सोसाइटी के अंदर, ये पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद इक्वालिटी मिले अपॉर्चुनिटी की जो भी है अवेलेबल है, साथ में हर चीज़ एक्सेस कर पाए, इक्वालिटी हो औरत आदमी के बीच में, है ना, एंड रिस्पेक्ट करा जाए राइट्स बच्चों का, जिनके रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो छोटे बच्चे हैं जो डिसेबल हैं उनके भी राइट्स को रिस्पेक्ट करो। दो, जो कन्वेंशन है ये एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं करता डिसेबिलिटी को, बट ये रिकॉग्नाइज करता है नोशन ऑफ डिसेबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड एंड कैन ऑल्टर डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो ये जो डिसेबिलिटी का नोशन है ये फिक्स नहीं है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से जो भी है वो सबको ये इंक्लूड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई करा है इस कन्वेंशन को, इस बात को याद रखिए। कन्वेंशन का नाम फिर से रिपीट कर देती हूँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिर नेक्स्ट जो आता है इसी के अंदर वो आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने रिलीज करी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस को। ये किस पे होगी, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर है। और ये जो DIDRR है, मतलब डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये स्ट्राइव करता है कि रिड्यूस करें जो भी डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ जाता है अफेक्टेड कम्युनिटीज पे बाय मिटिगेटिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्क। मतलब डिजास्टर का जो इम्पैक्ट पड़ जाता है वहाँ पे उन लोगों पे जो वहाँ बेचारे फंस गए हैं, उसे यहाँ पे रिस्क वगैरह कम करके इसे कम करा जाए। अब देखिए, ये जो बच्चों गाइडलाइंस है ना, ये प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिकल डायरेक्शन देंगी ताकि यहाँ पे सपोर्ट कर सकें इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को इस DIDRR के, जो कि बेस्ड होगा इस्टेब्लिशमेंट और नेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स पे, है ना। ऐसे होंगे नेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स होंगे, इसके साथ में प्रैक्टिसेस होंगी ताकि सारे स्टेक होल्डर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करें और कैरी फॉरवर्ड करें इस प्रोसेस को आगे। क्लियर है। उसके बाद assistance to disabled persons for purchasing fitting of
एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम। ये क्या है? ADIP स्कीम कौन सी स्कीम है? देखिए ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है कि असिस्ट करें नीडी डिसेबल पर्सन को, जिनको ज़रूरत है, ऐसे जो डिसेबल पर्सन है जिनको ज़रूरत है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि वो यहाँ पे ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड और साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड, साथ में मॉडर्न, है ना, आधुनिक होने चाहिए, स्टैंडर्ड एड्स और अप्लायंसेस पा सके, जिसकी वजह से उनका जो फिजिकल या उनका सोशल या उनका साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन अच्छे से हो सके और सेम टाइम पे इनके इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बढ़ सके। ये ऐसा होता है ना कि भाई पैर वैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, तो ये सब लगवा दिया तो उससे उनकी थोड़ी ज़िंदगी अच्छी हो गई। क्लियर है? अब यही जो ADIP स्कीम है, ये एक मेजर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और इसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के द्वारा, कुछ जैसे कि NGOs इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर दिस मिनिस्ट्री, एंड साथ में ये जो आपका ALIMCO एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो भी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कहता है शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो भाई मेन ये हेडिंग शेड्यूल कास्ट की है। अब इसके अंदर सब हेडिंग देखिए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन आसिम क्या है जानते हैं इसके बारे में, और ये न्यूज़ में क्यों रहा। सबसे पहले ये सारी बातें हम अच्छे से समझेंगे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करा अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, मतलब आसिम को लॉन्च करा गया। ये किसके लिए? शेड्यूल क्लासेस के लिए करा गया, शेड्यूल कास्ट के लिए किया गया। अब साथ में देखिए कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनको डेवलपमेंट के लिए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ट में दिया भी हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्शन प्लान है, ये शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए का कंपोनेंट भी इसके अंदर है। साथ में देखिए क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम भी है शेड्यूल कास्ट के लिए, ताकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं शेड्यूल कास्ट उनको सपोर्ट दिया जा सके। उसके साथ नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, फाइनेंस करने के लिए जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं शेड्यूल कास्ट की। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, फाइनेंस करने के लिए शेड्यूल कास्ट, स्टैंड या फिर विमेन जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। अब इसके अंदर देखिए जो ये वाला मैंने पहला वाला आपको बताया था, डेवलपमेंटल एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट, ये क्या है, रन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन कौन है इसके अंदर? करीब 41 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं जो आपका करीब 2 से लेके 20% इसका बजट आउटले करती हैं, ये आपका SC और ST के वेलफेयर स्कीम्स के लिए। और मिनिस्ट्रीज यहाँ पे टारगेटेड स्कीम्स वगैरह लेकर आती हैं, साथ में एनमार्क करती हैं फंड्स वगैरह स्कीम वाइज, जैसे भी स्कीम वाइज जो भी पैसा वगैरह देना होता है डिफरेंट स्टेट्स को, उस हिसाब से ये देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब इसके ही लिए आगे कुछ बात जानेंगे, इसकी डिटेल्स के बारे में समझते हैं, आसिम के बारे में। देखिए भाई आसिम को लॉन्च करा गया था एक वेंचर कैपिटल फंड के अंदर, वो फॉर SCs, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड, VCFSC। ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो कि इनोवेशन इंटरप्राइजेस वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रमोट हो सके अमंग शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो भाई उनको यहाँ पे क्या हो, उनका वहाँ पे इनोवेशन वगैरह प्रमोट करा जा सके, इंटरप्राइज वगैरह प्रमोट करा जा सके। तो आसिम को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है, कैसे लॉन्च किया है समझ लीजिए, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। अब देखिए यही चीज़ याद रखिएगा, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ वही सोशल जस्टिस की ही है। और ये किस लिए है? ये ताकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है आपके शेड्यूल कास्ट के बीच में, या आप कह सकते हो दिव्यांग यूथ के बीच में, वो हम और डेवलप कर सकें। कैसे? इनको पैसा वगैरह, इनको फाइनेंस मिल जाएगा, है ना। शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स को तो इनके लिए बढ़िया होगा, इनके पास पैसा नहीं है, ये आगे जो है पैसा मिलेगा, फाइनेंसेस मिलेंगे, तो ये अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस आसिम के अंदर क्या है कि 1000 इनिशिएटिव और जो कि आपकी शेड्यूल कास्ट यूथ के हैं ये समझे जाएंगे, आइडेंटिफाई करे जाएंगे, और करीब यहाँ पे 30 लाख एंड फंडेड अप टू 30 लाख रुपीस इन 3 इयर्स एज इक्विटी। तो 30 लाख रुपीस के यहाँ पे फंड किया जाएगा इन 3 इयर्स एज इक्विटी के तौर पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है जान लेते हैं। उद्देश्य, पहला तो उद्देश्य ये है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप को शेड्यूल कास्ट के जो यंग लोग हैं उनके बीच में प्रमोट करनी है, स्पेशल प्रेफरेंस देना है, तो ये दिव्यांश को देना है। ठीक है, दिव्यांग को देना है। ठीक है, दिव्यांग को देना है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करना है करीब 1000 इनोवेटिव आइडियाज़ को टिल 2024। कैसे कर सकते हैं 2024 तक सपोर्ट? अपनी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से। क्लियर है? उसके बाद
यहाँ पे कि भाई जो ये टेक्नोलॉजी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको सेटअप करा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? उसके बाद सपोर्ट, प्रमोट, हैंड होल्ड, है ना, जो भी है, बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, सारा सपोर्ट देना, जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ के होंगे ये यहाँ पे कमर्शियल स्टेज में जो है पहुँचेंगे बाय प्रोवाइडिंग लिबरल इक्विटी सपोर्ट। इनको आराम से सबके लिए क्लियर इंडिपेंडेंट सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा और यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी करेंगे स्टूडेंट्स को, जिनका बढ़िया इनोवेटिव माइंड सेट है, उनको कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे ताकि ये एंटरप्रेन्योरशिप में अपना आगे बढ़ सके विद द कॉन्फिडेंस। की होता क्या है कि कुछ बच्चों के पास बहुत दिमाग होता है लेकिन उनको आइडेंटिफाई नहीं करा जा पाता है, तो वो फिर इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर काम में पड़ जाते हैं। तो इनको यहाँ पे ध्यान में रख के इनको इंसेंटिव्स और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे जाएंगे। और आखिरी में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गौर से समझिएगा। पहला आता है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। इसे हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे वो बोलेंगे विश्वास, है ना, विश्वास योजना। ये क्या है समझते हैं, फिर एक बार इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। ये एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो कि यहाँ पे 5% एट द 5% मतलब 5% इंटरेस्ट पर एनम रहेगी। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? यहाँ पे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें आपका एक्सक्लूसिवली जो शेड्यूल कास्ट या फिर आप कह सकते हो आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिशियरीज होंगे जो लोन्स वगैरह ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं अप टू 4 लाख रुपीस तक का। क्लियर है? और दूसरी बात, जो शेड्यूल कास्ट और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज हैं जिनकी लोन बोरोइंग कम से कम 2 लाख रुपए तक की है, तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये प्रोवाइड क्या करेगा मालूम है? फायदा ये होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया जाएगा ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब सस्ते दामों में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, उस पर बेनिफिट दिया जाएगा एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो कि फॉर्म जो कि बने होंगे अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, या फिर आप कह लो कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर, या फिर नाबार्ड के अंदर, या फिर इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज जो यहाँ पे लोन्स वगैरह लेंगे PSBs के अंदर, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, या फिर ऐसे जो इसी तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अंदर। अच्छा, अब इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात कर ले तो नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSFDC, ये होगी फॉर आपका शेड्यूल कास्ट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और या बेनिफिशरीज हैं उनके लिए ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। और दूसरी जो नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो आपका NBCFDC आप कह लो शॉर्ट फॉर्म में, ये होगी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे या बेनिफिशरीज होंगे उनके लिए होगी। अब देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स जो हैं ये ऐसा होना चाहिए कि इनको एनुअल फैमिली इनकम इनकी लेस देन 3 लाख होनी चाहिए, और साथ में ये जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए विद दी NRLM या फिर NULM या फिर नाबार्ड के अंदर। क्लियर है? और सारे इंडिविजुअल मेंबर्स जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है और वो या SC से बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से हैं, या OBC कैटेगरी से हैं, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड होगा। तो यहाँ कुछ हमारा होता है लेसन कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Surfires and watch these videos there. And also, if you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.